हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं वेनम लेट देयर बी अ कार्नेज फिल्म के ऑफिशियल रिलीज किए गए ट्रेलर के बारे में। जी हां, इस फिल्म के टीजर को नहीं बल्कि सोनी पिक्चर्स की तरफ से ऑफिशियली ट्रेलर को रिलीज किया गया है, वो भी फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट के साथ, जो फिल्म 24 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज की जाएगी। बट इंडिया के रिलीज किए गए हिंदी ट्रेलर में फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट कंफर्म नहीं, लेकिन मंथ कंफर्म है। यानी अगर इंडिया में सिचुएशन ठीक नहीं हुई तो फिर इस फिल्म को भी ठीक मोर्टल कॉम्बैट की तरह रिलीज किया जाएगा, यानी कि इंडिया की कुछ कंट्री में, जिसमें मुंबई फिलहाल तो इंक्लूड नहीं था। लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि मैं इस फिल्म का एक्सपीरियंस थिएटर में लेना चाहता हूं। भले से ही फिल्म के फर्स्ट पार्ट का एक्सपीरियंस पर्सनली मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा था, लेकिन फिल्म के सेकंड पार्ट से मेरी कुछ उम्मीदें हैं, क्योंकि इस बार इस फिल्म की डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी एंडी सर्किस को दी गई है। और हाँ, एक और बात, ये फिल्म आर रेटेड नहीं बल्कि PG-13 की रेटिंग को ही ध्यान में रखकर बनाई गई है, जो अगेन वेनम फैंस के लिए बहुत ही बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। लेकिन अब जो मिल रहा है, मुझे लगता है फैंस को उसी में खुश रहना चाहिए, क्योंकि मैंने भी उसी में एडजस्ट कर लिया है। क्योंकि अब फिल्म तो बन चुकी है, इसलिए डिसअपॉइंटमेंट दिखाकर कोई मतलब बनने वाला है नहीं। और हाँ, बाकी हमें इस ट्रेलर में 2 सॉन्ग सुनाई देते हैं, जिसमें से सबसे पहला वाला सॉन्ग इला लुइस ने गाया था, जिसका टाइटल है लेट्स कॉल द होल थिंग ऑफ, जिसे रिलीज किया गया था ईयर 1937 में। इसके अलावा पूरे ट्रेलर के बैकग्राउंड में हमें हैरी नील्सन का सॉन्ग वन सुनाई देता है, जिसे पब्लिश किया गया था ईयर 1968 में। बाकी आप सोच रहे होंगे कि सोनी पिक्चर स्टूडियो को इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि वो अपनी 2 बड़ी फिल्मों की रिलीज डेट को कंफर्म कर चुका है, जिसमें से एक वेनम के अलावा फिल्म स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम भी है। यानी कि इस साल सोनी पिक्चर्स की 2 बड़ी फिल्में सीधे थिएटर्स में रिलीज होगी। और आपको याद होगा कि सोनी पिक्चर्स के चेयरमैन टोनी वेंसुकीरा ने यही कहा था कि जब तक कोविड की सिचुएशन ठीक नहीं होगी पूरे वर्ल्ड में, तब तक वो अपनी कोई भी बड़ी फिल्मों को थिएटर्स में रिलीज नहीं करेंगे। लेकिन अब इन 2 फिल्मों से अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो मेरे चैनल पर आपको सोनी और नेटफ्लिक्स की डील की पूरी वीडियो मिल जाएगी, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि कैसे सोनी पिक्चर स्टूडियो ने 1 बिलियन की डील नेटफ्लिक्स से साइन कर अपने लिए एक बहुत ही बड़े प्रॉफिट के रास्ते को खोल लिया है, जो डील पूरे 5 साल चलेगी और उसकी शुरुआत नेक्स्ट ईयर से होने वाली है। लेकिन फिल्मों को रिलीज करने की सबसे पहली अपॉर्चुनिटी इस साल के हिसाब से नेटफ्लिक्स को ही देगा सोनी पिक्चर्स, यानी कि इस फिल्म के भी चांसेस ज्यादातर तो नेटफ्लिक्स पर सबसे पहले आने के हैं और उसके 8 महीने बाद सीधे डिज्नी प्लस पर। तो बाकी डिटेल्स के लिए आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। और अब इन सारे के सारे डाउट्स को साइड में रखकर बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ वेनम लेट देयर बी अ कार्नेज के ऑफिशियल ट्रेलर के बारे में, जिस ट्रेलर में मुझे देखने के लिए कई सारी डिटेल मिली है, जो ऑब्वियसली स्पॉइलर से भरी है, इसलिए एक स्पॉइलर वार्निंग भी बनती है, और साथ ही साथ एक छोटी रिक्वेस्ट भी, जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो ट्रेलर की शुरुआत में हम देख सकते हैं एडी के कैरेक्टर को वेनम के साथ एडजस्ट करते हुए। और अगर टाइमलाइन की बात करें तो कंफर्मेशन है कि फर्स्ट पार्ट के इवेंट के बाद इस फिल्म ने पूरे 1 से 1.5 साल का टाइम जंप लिया है। लेकिन ट्रेलर के इस सीन को देखकर ऐसा ही लगता है कि एडी अब तक वेनम के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, और ये फिल्म हमें यही बताएगी। यानी कि इस पूरी फिल्म में हमें वेनम और एडी के बीच झगड़े दिखाए जाएंगे, और उन झगड़ों में एडी वेनम के लिए रूल सेट करेगा, जिसे हम ट्रेलर के स्टार्ट के इस सीन में बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि वेनम इंसान नहीं खा सकता, यानी कि अच्छे इंसान। क्योंकि इस ट्रेलर में हम वेनम को रात के वक्त एक चोर को पकड़ते हुए भी देखते हैं, और हाँ, उसे खाते हुए भी। क्योंकि अगर ऐसा वेनम नहीं करेगा तो उसका असर एडी पर होगा, और अंदर ही अंदर वेनम एडी को खाकर उसे मार देगा। इसलिए वेनम के साथ एडी को एडजस्ट करने के लिए उसे टाइम टू टाइम उसकी खुराक देनी होगी, यानी कि इंसान, वो भी सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल्स। ऐसे में ये कैरेक्टर सोनी पिक्चर्स के यूनिवर्स का बन जाता है एंटी विलेन का कैरेक्टर, जो अच्छा काम तो कर रहा है, लेकिन अपने ही रूल्स को फॉलो करते हुए। और उसके अलावा ब्रेकफास्ट के सीन की भी बात करें तो देखकर ऐसा लगता है कि वेनम अपनी जी तोड़ मेहनत कर रहा है एडी को इम्प्रेस करने के लिए, लेकिन एडी का मूड फिलहाल तो ठीक नहीं है वेनम की सारी की सारी हरकतों की वजह से। और इस सीन में आप एक और चीज नोटिस कर सकते हो, जो कि है एक लेटर, और ये लेटर एडी को और किसी ने नहीं बल्कि क्लूटस ने भेजा है, क्योंकि क्लूटस एडी को अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है, लेकिन एडी का मुझे अंदाजा नहीं। खैर, तो इस पर डिटेल में और आगे बात करेंगे। तो आते हैं ट्रेलर के सीधे सीन पर, जो कि एक ईस्टर एग है उसी फर्स्ट फिल्म का, जिस फिल्म में एडी वेनम बनकर शॉप की ओनर मिसेस चेन को बचाता है, वो भी एक क्रिमिनल से, वहीं उस स्टोर में उसे खाकर। इसलिए हम देख सकते हैं कि मिसेस चेन को एडी के साथ साथ वेनम के बारे में भी पता है, और उनके बीच डील भी हुई है, जिसका हमें ट्रेलर के एंड में पता चलता है कि वो डील चॉकलेट्स की है, जो मिसेस चेन एडी को नहीं बल्कि वेनम को देती है, ताकि वो उन्हें और उनके स्टोर्स को क्रिमिनल से प्रोटेक्ट करे। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो वेनम ने अपने रूल बना रखे हैं मिसेस चेन को खाने के, जिसकी परमिशन उसे एडी बिल्कुल भी नहीं देता। और इसके अलावा इस सीन में मुझे एक काफी
अच्छा ईस्टर एग देखने मिला है नंबर 150 का, जिसे अगर आप कॉमिक बुक के हिसाब से सर्च करो वेनम की, तो उस कॉमिक बुक को रिलीज किया गया था यह 2016 में, और उसकी कहानी इस फिल्म से बहुत ज्यादा मैच हो रही है, खास करके कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट के हिसाब से, क्योंकि वेनम की उस कॉमिक बुक में वेनम पूरे 30 साल बाद अपने होस्ट को ढूंढ लेता है, यानी कि एडी को। लेकिन वो कहानी काफी ज्यादा लंबी है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ कि इतने सालों बाद वेनम और एडी को फिर से एक साथ एडजस्ट करना है, जिसमें उन्हें काफी ज्यादा तकलीफ होती है, लेकिन अंत भला तो सब भला। और वैसी ही स्टोरी हमें ट्रेलर के हिसाब से इस फिल्म में भी नजर आ रही है। लेकिन फिल्म की पूरी कहानी की अडेप्टेशन की अगर बात की जाए, तो वो कहानी 1933 में आई हुई वेनम द लीथल प्रोटेक्टर की है, जिस कहानी में स्पाइडरमैन वेनम की जान बख्श देता है और वेनम अपने होम टाउन जाकर वहाँ पर लोगों को क्रिमिनल से प्रोटेक्ट करता है, वो भी एंटी विलेंस के हिसाब से, ताकि उसकी इमेज बिल्कुल ठीक बन जाए। तो फिलहाल तो कॉमिक बुक के यूनिवर्स में उस टाइम पर वेनम की नहीं थी, और इस फिल्म में भी अगेन बिल्कुल वैसी ही कहानी हमें देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमें वेनम की ओरिजिन दिखाई गई थी, और धीरे धीरे वो फिल्म उस कॉमिक बुक की अडेप्टेशन पर आ रही थी, जिसकी कंटिन्यूएशन अब हम इस फिल्म के सीक्वल में देख रहे हैं। उसके बाद आते हैं स्टोरी के मेन प्लॉट पर, जिसकी कहानी ऑब्वियसली पूरी तरीके से सेट एडी ब्रॉक और क्लूटस कैसिडी के बीच की गई है, जिसमें मैंने आपको बताया कि क्लूटस हर बार एडी को लेटर लिखता है, क्योंकि क्लूटस का यही मानना है कि वो दोनों बिल्कुल एक जैसे है, जो कि हर विलेन कहता है हीरो से। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन डिफरेंट है, और ये डिफरेंस है कि सरकार की तरफ से क्लूटस का मुंह खुलवाने की जिम्मेदारी एडी को ही दी गई है, ना कि स्टीफन ग्रेहम के कैरेक्टर मेलगम को, जो इस बात से काफी ज्यादा चिढ़ा हुआ है, और हो सकता है कि वो एक तरीके से एडी से नफरत भी करता हो, क्योंकि उसका सारा का सारा क्रेडिट सरकार मेलगम की जगह एडी को ही देगी। यानी कि जो मेहनत शायद से क्लूटस को पकड़ने में मेलगम ने की थी, उसके पूरे किए कराए पर पानी फिर गया है, क्योंकि कस्टडी में आने के बाद क्लूटस ने अपना मुंह नहीं खोला था। लेकिन जब से क्लूटस की मुलाकात एडी के कैरेक्टर से हुई थी, यानी कि वेनम फर्स्ट पार्ट के उस पोस्ट क्रेडिट सीन में जो हमने देखा था, हाँ वही सीन जिस सीन में वुडी हैरिसन की एंट्री के बाद लोगों ने उनके हेयर स्टाइल को बहुत ही ज्यादा ट्रोल किया था, जिसे स्टूडियो ने चेंज कर दिया है, लेकिन वो अब भी काफी ज्यादा वियर्ड ही दिख रहा है। बट जो भी हो, ये हेयर कट्स हमें वही फिल्म की टाइमलाइन एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इन दोनों की दोस्ती को बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, और इसी के चलते अब एडी पर जो जिम्मेदारी है वो क्लूटस का मुंह ये खुलवाने की है कि क्लूटस अपने सारे के सारे छुपाए गए विक्टिम्स की डेड बॉडी का क्लू, यानी कि लोकेशन, उन्हें बता दे, ताकि उनके परिवार वालों को गवर्नमेंट की तरफ से एक पक्का रिजल्ट दिया जा सके कि उस साइको ने उन्हें कंफर्म मारकर कहाँ गाड़ा था। और इस इन्वेस्टिगेशन को तो देखकर ऐसे ही लगता है कि एडी अपने मिशन में पूरी तरीके से कामयाब होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो क्लूटस के कितना ज्यादा करीब है। इसलिए हम इस सीन में उसे इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ क्लूटस की उन वॉल की सारी ड्राइंग्स के साथ भी देख सकते हैं, जो क्लूटस ने अपने सेल में बना रखी है, जहाँ बैठकर वह एडी को लेटर लिखता है। और हाँ, ये प्रिज्म भी वही है जो हमें वेनम 1 फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाई गई थी। और इस केस के सॉल्व होने से अगेन मिर्ची और किसी को नहीं बल्कि मेलगम के कैरेक्टर को ही लगेगी, जो यहाँ पर अपनी भड़ास डेली ब्यूगल के पेपर्स पर निकाल रहा है। और डेली ब्यूगल्स के नाम से एक और चीज है जो इस न्यूज़पेपर में फैंस ने नोटिस की है, और हाँ मैंने भी, कि ये लोगो सैम राइमी के स्पाइडरमैन के वर्जन के डेली ब्यूगल की है, जिस लोगो को हमने इसके पहले मॉर्बियस फिल्म की सेट लोकेशन पर भी देखा है। और यही नहीं, उस फिल्म में तो टीज सैम राइमी के ही वर्जन की स्पाइडरमैन की दी गई है। तो फिर क्या ये फिल्म राइमी के स्पाइडर वर्स की है या फिर टॉम हॉलिन के स्पाइडरमैन की? लेकिन सच सभी को पता है कि ये पूरा का पूरा वर्जन टॉम हॉलिन के यूनिवर्स के स्पाइडरमैन का है, क्योंकि मॉर्बियस फिल्म के ट्रेलर में हमने माइकल कीटन के कैरेक्टर एंड्रन यानी कि वॉल्चर को भी देखा है, जो ये बात पूरी तरीके से कंफर्म करते हैं। और अब आ जाए ट्रेलर के इस सीन पर, तो इस सीन में देखकर ये बात पूरी तरीके से साफ हो जाती है कि एडी और एनी के बीच दोस्ती बनी हुई है, बाकी और कुछ भी नहीं, जिसका अफसोस इस सीन में शायद एडी को काफी ज्यादा है। और फिर आता है ट्रेलर का सबसे इम्पोर्टेंट सीन, जिस सीन में हम मार्वल के स्पाइडरमैन की कॉमिक बुक के यूनिवर्स की एक ऐसी असाइलम को देखते हैं जिसका नाम रेवेनक्रॉफ्ट है। अब फैंस को ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से पता होगी कि रेवेनक्रॉफ्ट स्पाइडरमैन के यूनिवर्स की ठीक आर्खम असाइलम की जैसी एक असाइलम है, लेकिन यहाँ पर उन काफी स्पेशल क्रिमिनल्स को रखा जाता है जिन्हें स्पाइडरमैन पकड़ कर लाता है। और कॉमिक बुक की इस इमेज को देखकर आप वो चीज काफी अच्छी तरीके से समझ सकते हो। लेकिन अभी के लिए तो हमें इस असाइलम में जिस कैरेक्टर पर सबसे ज्यादा फोकस करते हुए दिखाया गया है वो कैरेक्टर नाओमी हैरिसन का है, जिसका नाम फ्रांसिस लुइस एके श्रिंक है, जिसकी ओरिजिन इस फिल्म में
एक्सप्लेन की जाएगी या नहीं, फिलहाल तो उसका मुझे ऐसा कोई भी आइडिया है नहीं। लेकिन इस विलेन के होने से ये बात पूरी तरीके से कंफर्म होती है कि इस फिल्म में वेनम की हालत अगर कार्नेज से ज्यादा कोई बुरा करेगा तो वो और कोई नहीं श्रिंक ही है, जो कि असल में कॉमिक बुक में विलेन स्पाइडरमैन की थी और उसने कार्नेज के साथ टीम अप कर स्पाइडरमैन को ही मारने की प्लानिंग बनाई थी। और फिर गेस व्हाट, स्पाइडरमैन ने टीम अप किया था वेनम के साथ। इसके अलावा श्रिंक की पावर की बात करें तो श्रिंक के पास पावर काफी तेज चिल्लाने की है, जो चीज वेनम सिम्बायोट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि चिल्लाने की फ्रीक्वेंसी वेनम को एडी से अलग करती है और एक हिसाब से बहुत ज्यादा वीक भी। और हाँ, एक और बात, श्रिंक असल में कॉमिक बुक में कार्नेज की गर्लफ्रेंड भी है, क्योंकि उनका कनेक्शन उनकी पास्ट की वजह से एक दूसरे से काफी ज्यादा जुड़ा था, जिस पास्ट में दोनों ने एक ही जैसी यातनाएं झेली है और दोनों बिल्कुल अकेले है। जैसे कि कार्नेज की बात करें यानी कि क्लूटस की, तो क्लूटस के पिता बचपन में उसकी माँ को उसी के सामने मारते थे, जिसका मेंटली असर क्लूटस पर बहुत ज्यादा पड़ा और वो बड़ा होकर बन गया साइको किलर, जिसके बाद उसे पुलिस ने पकड़कर सीधे जेल में डाल दिया। वो भी ऐसे वैसे सेल में नहीं बल्कि एडी के सेल में, जिस सेल से जब एडी भागा था तो गलती से उसके सिम्बायोट्स का थोड़ा सा टुकड़ा उसी सेल में छूट गया था, जिसने बाद में अपना होस्ट क्लूटस को बनाया था और उसके दिमाग की सोच को मिलाकर क्लूटस बन गया था कार्नेज, यानी कि काफी खतरनाक विलेन। लेकिन फिल्म में तो ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि फिल्म में एडी की रेपुटेशन काफी ज्यादा अच्छी है, जिसे डेफिनेटली वो खराब नहीं करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सेल में जाने की ही वजह से क्लूटस को एडी का सिम्बायोट्स मिलेगा, या फिर हो सकता है कि वेनम 1 फिल्म में जो बाकी सिम्बायोट्स को उठाया गया था स्पेसशिप से, उसमें से एक आधा सिम्बायोट्स क्लूटस को मिला होगा या फिर नहीं भी, जिस पर मैं ज्यादा श्योरिटी तो दे नहीं सकता। इसलिए इस टॉपिक को छोड़ते हैं और इसी बात को पकड़कर चलते हैं कि सेल में मीटअप की वजह से ही एडी का सिम्बायोट्स क्लूटस को मिला है। और रही बात उन दोनों के एक जैसे की, तो कॉमिक बुक में एडी का भी पास फैमिली के हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं रहा है, यानी कि 3 अकेले, जिसमें से एडी संभला हुआ है बट क्लूटस और श्रिंक बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद श्रिंक के सेल के सीन को देखकर ऐसा लगता है कि उसने न्यूज़पेपर में कुछ ऐसी बुरी खबर पड़ी है जिसे पढ़कर वो पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है और शायद इसी के कारण वो इस हाई टेक फैसिलिटी से निकलकर भागेगी, जिस रेवेनक्रॉफ्ट की फैसिलिटी के बारे में फिलहाल तो अभी किसी भी नहीं पता है कि इस तरीके की फैसिलिटी भी इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। लेकिन फिलहाल तो इस ट्रेलर में जो सबसे ज्यादा तबाही करते हुए नजर आ रहा है वो और कोई नहीं बल्कि कार्नेज ही है, जो तब बाहर निकल कर आएगा जब क्लूटस को मौत की सजा दी जा रही हो, वो भी उन्हीं पेरेंट्स के सामने जिनके बच्चों को क्लूटस ने मारकर कहीं पर छुपा दिया होगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, उस केस को सॉल्व एडी ही करेगा, जिसके कारण से क्लूटस को मौत की सजा दी जा रही है, जिससे क्लूटस को यही लगेगा कि कहीं ना कहीं एडी ने उसे धोखा दिया है और फिर ऐसे में वो पूरी तरीके से टूट जाएगा और उस पर हावी ऑब्वियसली कार्नेज हो जाएगा, जिसे बनते हुए वही सारे के सारे विक्टिम्स अपनी आंखों के सामने देखेंगे। लेकिन हाँ, इस सीन को देखकर ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं कार्नेज क्लूटस को पूरी तरीके से मारकर पूरा कंट्रोल खुद के अंडर ही ले लेगा, यानी कि उसका शातिर दिमाग वो एक ही कर लेगा, क्योंकि 2 पर्सनालिटी यहाँ पर वेनम ने की है इस सोनी पिक्चर्स के यूनिवर्स में, जो शायद से बाकी दूसरे सिम्बायोट्स उस लेवल पर बिल्कुल भी ना कर पाए, क्योंकि उन सभी का एक अलग मकसद होता है। जिसमें कार्नेज क्या करेगा फिलहाल तो अगेन उसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं, लेकिन जिस तरीके से कार्नेज का अपीयरेंस हमें यहाँ पर दिखाया गया है, यानी कि फर्स्ट अपीयरेंस जब वो इस फैसिलिटी में आएगा तो वो काफी ज्यादा हॉरिबल है। ऐसे में क्लूटस के सर्वाइवल के चांसेस काफी ज्यादा कम नजर आ रहे हैं। लेकिन हाँ, यहाँ से इस सीन को बाकी दूसरे ट्रेलर्स के सीन से मैच किया जाए तो क्लूटस यहाँ पर तबाही मचाने वाला है, जो बात मैं आपको बता चुका हूँ, जिसे रोकने के लिए कई सारे गार्ड्स आगे आएंगे, क्योंकि पूरे ही प्रिजन में कार्नेज ने तबाही मचा रखी है। उसके बाद ट्रेलर के इस सीन में हम कार्नेज का एक बिल्कुल ऑफिशियल लुक देख सकते हैं, उसके पूरे वेपन्स के साथ। और फिर इस ट्रेलर को एंड कार्नेज के इस काफी माइंड ब्लोइंग सीन से किया जाता है, जिस सीन में कार्नेज एक काफी बड़ी चर्च की विंडो के आगे खड़ा हुआ है, यानी कि उसका फेस ऑफ एडी के साथ होगा। जिस बाकी के सीन को ट्रेलर के सीन से मैच किया जाए तो इस पूरे चर्च को जलाने की जिम्मेदारी पूरी तरीके से कार्नेज पर रहेगी, और वेनम को भी हम यहाँ पर खुद को संभालते हुए देख सकते हैं, जो यही हिंट दे रहा है कि ये फिल्म की फाइनल बैटल होगी। इसके अलावा ट्रेलर के इस सीन की बात करें तो इस सीन में एक कैरेक्टर तो श्रिंक का है, दूसरा मुझे पता नहीं, लेकिन अंदाजा शायद कार्नेज का ही लग रहा है, क्योंकि इतनी जल्दी मुझे नहीं लगता है कि सोनी पिक्चर्स वालों को स्पाइडरमैन के यूनिवर्स के बाकी और दूसरे विलेंस को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, क्योंकि 2 ही विलेंस काफी है अभी के लिए तो वेनम का सामना करने के लिए। ऊपर से कॉमिक बुक की तरह इस फिल्म में स्पाइडरमैन तो है नहीं अभी के लिए, तो जिसकी मदद से वेनम इन दोनों काफी खतरनाक विलेंस का सामना करे, या फिर हो सकता है कि स्पाइडरमैन का कोई ना कोई कैमियो हमें इस फिल्म में देखने के लिए मिल जाए। इसके अलावा जो काफी इम्पोर्टेंट बात है वो यही है कि इस पूरे के पूरे
ट्रेलर में हमें वेनम के चेस्ट पर कोई भी ऑफिशियल स्पाइडर का सिंबल नजर नहीं आया है, जिसकी कंफर्मेशन कई सारी रूमर्स करती है। बाकी अगर स्पाइडरमैन इस फिल्म में होगा तो कार्नेज हमें इस सीन से बता चुका है कि वो उसका क्या हल करेगा। वेल, तो ये थी सारी की सारी डिटेल्स वेनम लेट देयर बी अ कार्नेज के ट्रेलर से रिलेटेड। और अगर आपको लगता है कि मैंने कोई डिटेल मिस कर दी है तो उस बारे में मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा सी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अब चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।